विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये सिर्फ भगवान विष्णु के शब्द नहीं बल्कि एक श्राप जैसे महसूस होते हैं। जब इंसान अपनी सोच, अपनी होश और अपनी मर्यादाएं लांघ के आगे बढ़ता है और जब बर्बादी करीब आती है, तब इंसान का दिमाग उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। 2025 को मुंबई के पवई इलाके में भी कुछ ऐसे ही हुआ। एक समझदार आदमी जिसे सोसाइटी एक फिल्म मेकर बोलती थी, एक दिन नहीं लगा उसको एक सोशल फिल्म मेकर से क्रिमिनल बनने में। लेकिन क्या ये आदमी सही में कोई गुनहगार था, या सही में इसकी कोई मेंटल इलनेस थी, या फिर सिस्टम ने ही उसको ऐसे मोड़ पे लाके रख दिया जहां से निकलना नामुमकिन था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभांकर और आज हम बात करेंगे 2025 में हुए एक हॉस्टेज क्राइसिस के बारे में, जिसको देख पूरा इन डेप्थ ठहर गया था। तो कुर्सी की बेटी बांध लीजिए क्योंकि ये एपिसोड होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग। 30 अक्टूबर 2025 मुंबई की पवई का एक आम दिन। महावीर क्लासिक्स मरोल, जहां आर्य स्टूडियो लोकेटेड है, वहां चल रहे सुबह 10 बजे से ऑडिशंस। रोहित आर्य, जो कि एक सोशल फिल्म मेकर है, वो अपने नए प्रोजेक्ट के लिए नए टैलेंट की तलाश में वो अपने स्टूडियो आर्य स्टूडियो में ऑडिशन कंडक्ट करते हैं। उनके स्टूडियो में पूरे महाराष्ट्र से 100 से ज्यादा बच्चों ने ऑडिशंस दिया और उन बच्चों के पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं उनके बच्चों के ऑडिशंस के रिजल्ट जानने के लिए। ऑडिशंस के लास्ट डे तक रोहित ने 80 से ज्यादा कैंडिडेट्स रिजेक्ट करके और सिर्फ 19 कैंडिडेट सेलेक्ट किए, जिसमें से 17 बच्चे और 2 बुजुर्ग थे। और जब अनाउंसमेंट हुई सिलेक्शन की, तो जो सिलेक्ट हुए हैं उनको ये लगा कि हो सकता है कि ये नया फेज है जहाँ पे वो अपने फिल्म के डायरेक्टर से मिलेंगे। लेकिन उन मासूमों को कहाँ पता था कि वो ऑलरेडी एक तरीके से हॉस्टेज बन चुके हैं। घड़ी में जैसे ही 1 बजते तब रोहित अपने स्टूडियो का डोर लॉक कर देता है और अंदर बैठे बच्चों को एक मैसेज दे देता है कि मैंने आपको बंधक बना लिया है, आप अब मेरे कब्जे में हो। ये मैसेज सुनते ही छोटे बच्चों के दिमाग में अफरा तफरी मच जाते, वो यहाँ वहाँ भटकने लग जाते, वो यहाँ वहाँ घूमने लग जाते ताकि यहाँ से बाहर निकल जाए। लेकिन रोहित उन्हें जबरदस्ती से डरा धमका के शांत कर देता है और अपनी सिक्योरिटी के लिए स्टूडियो के स्टेयरवेल पे और खिड़कियों पे मोशन सेंसर इंस्टॉल कर देते ताकि कोई जरूर जबरदस्ती से अंदर आए तो उसे मालूम पड़े कि कौन आ रहा है। लेकिन रोहित यहाँ पे रुकते नहीं। रोहित अपने खुद के स्टूडियो के फ्लोर पे इन्फ्लेमेबल लिक्विड छिड़क देते हैं ताकि जब सब कुछ फेल हो और कुछ काम ना करे, तब रोहित अपने स्टूडियो के साथ साथ खुद को और उन बंदूक को भी जला के स्टोरी का दी एंड करते। घड़ी में दोपहर के 2 बज जाते हैं और यूजुअली ये टाइम लंच आवर का रहता है और बाहर बैठे पेरेंट्स ये बात अच्छे से जानते थे कि दोपहर के 2 बजे तक बच्चे बाहर आ जाएंगे लंच करने के लिए, इसलिए वो बाहर अपने बच्चों के वेट कर रहे थे। वो दोपहर में उस टाइम पे उनके बच्चे बाहर आए ही नहीं। बाहर खड़े पेरेंट्स को ये बात थोड़ी अजीब लगी क्योंकि वो भी जानते थे कि इस टाइम तक 2 बच्चे बाहर आ जाते लंच करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे बच्चे आए नहीं। इसलिए उनमें से कुछ पेरेंट्स स्टूडियो के नजदीक आते हैं ये जानने के लिए कि आखिर उनका बच्चा कहाँ रह गया है, वो क्या कर रहे हैं, उनको कितना टाइम और लगेगा। जैसे ही वो पेरेंट्स स्टूडियो के नजदीक आते हैं, उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिनसे उनका दिल दहल जाता है। स्टूडियो के नजदीक आती ही उन पेरेंट्स की नजर पड़ती है स्टूडियो की ग्लास विंडो पे, जहाँ पे से एक बुजुर्ग व्यक्ति उनको एक हाईजैक का इशारा करते। वो इशारा समझते ही उन पेरेंट्स के दिल दहल जाते। उनको विश्वास नहीं हो जाता कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है कोई। बाहर खड़े पेरेंट्स तुरंत पुलिस को कॉल करते और अगले 20 मिनट में पुलिस आ जाती है उस इलाके में। पुलिस की इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनावणे और डीसीपी रतन अलावड़े। इन्होंने लोकेशन पे पहुंचते ही पहले लोकेशन का मुआयना किया और स्टूडियो को चारों तरफ से घेर लिया। स्टूडियो के अंदर मौजूद एक गुस्सैल रोहित देख पा रहा था कि पुलिस आ गई है। शुरुआत में तो लोकेशन पे आने के बाद पुलिस ने लाउड स्पीकर के थ्रू रोहित से बात करने की कोशिश की, लेकिन स्टूडियो के अंदर मौजूद एक गुस्सैल रोहित क्या करता है कि वो अपने स्टूडियो के विंडो के नजदीक जाता है और विंडो पे से हाथ रख अपना नंबर यहाँ पे चिपका देता है और उस नंबर के थ्रू पुलिस और रोहित के बीच एक कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश होता है। एक गुस्सैल रोहित फोन पे भले ही शांत लगा था, लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक तूफान मच रहा था। पुलिस यहाँ पे आने से पहले रोहित ने एक काम पहले ही कर दिया था। रोहित अपने हॉस्टेज सिनेरियो को लेके एक वीडियो बनाते और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते और वो वीडियो काफी वायरल भी हो जाता है। वीडियो में रोहित कहते हैं कि उसकी डिमांड काफी सिंपल है, काफी एथिकल है और मॉरल भी है। ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। रोहित के डिमांड्स लिस्ट में से सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि वो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसरकर के साथ एक एथिकल डिबेट रखना चाहते हैं, सवाल जवाब और अकाउंटेबिलिटी। लेकिन 2 घंटे की डिस्कशन के बाद भी कोई अच्छा रिजल्ट निकला नहीं। अब यहाँ पे रोहित का फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लग गया। वो इस हद तक पहुंच गया कि वो पुलिस को भी धमकाने लग गया। द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। पुलिस ने इस मौके का फायदा उठा के रोहित का ध्यान भटकाए रखा और यहीं पे डिप्लॉय हुई
QRT, क्विक रिएक्शन टीम, एक टेरर फाइटिंग स्क्वाड है जो ऐसे सिचुएशन को डिफ्यूज करने में सक्षम है। इस स्क्वाड को एस्टेब्लिश किया था मुंबई की 26/11 के टेरर अटैक्स के बाद ऑफिसर अनमोल वाघमारे, जो कि इस क्विक रिएक्शन टीम का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के स्टूडियो के पीछे से एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे क्विक रिएक्शन टीम रोहित के मोशन सेंसर से अनजान थी। जैसे ही QRT स्टूडियो के अंदर घुसी और जैसे ही मोशन सेंसर ट्रिगर हुए, रोहित को मोबाइल में मालूम पड़ गया कि पीछे से कोई आ रहा है। अब यहाँ पे रोहित के कान खड़े हो जाते हैं, वो काफी अलर्ट हो जाता है और खुद की सेफ्टी के लिए रोहित के पास एक एयर गन भी मौजूद थी। अब जैसे ही उसको मालूम पड़ जाए कोई जोर जबरदस्ती से घुस रहा है अंदर, वो अपने पास मौजूद एक एयर गन लेता है और दरवाजे के पास चला जाता है। लेकिन रोहित जैसे ही दरवाजा खोलता है, रोहित क्विक रिएक्शन टीम दोनों आमने सामने आ जाते हैं। यहाँ पे रोहित ने दरवाजा खोला और वहां से QR टीम ने गोली चला के रोहित का खेल खत्म कर दिया। यहाँ पे होता है रोहित का खेल खत्म। ये सारा ऑपरेशन चला 35 मिनट तक। सारे हॉस्टेजेस को, सारे बंदूकों को सिक्योरली बाहर निकाला गया। रोहित की बॉडी को भी हॉस्पिटल भेज दिया जाता, क्योंकि गोली लगने के बाद भी रोहित पूरा नहीं मरता, बस जख्मी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोहित की बीच रास्ते में डेथ हो जाती है और उसको डेथ ऑन अराइवल डिक्लेयर किया जाता है। इतना सब कुछ हो जाता है, लेकिन अभी तक हमें ये मालूम नहीं पड़ा है कि आखिर ये रोहित आर्या है कौन, क्या है उसका बैकग्राउंड और उसके ऊपर क्या मजबूरी आ पड़े कि उसने एक ऐसा कदम उठाया। आइए जानते इस बारे में भी। कहते हैं कि हमें किसी की उधारी नहीं रखनी चाहिए, अगर लेते हैं तो उसे तुरंत लौटा देना चाहिए। इस मामले में भी कुछ ऐसे ही हुआ। इस पूरे प्रॉब्लम की जड़ है स्वच्छता मॉनिटर इनिशिएटिव। 3 साल पहले 2022 में रोहित ने ये स्वच्छता मॉनिटर इनिशिएटिव स्वच्छ भारत योजना के तहत एस्टेब्लिश किया था। इस इनिशिएटिव को फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसरकर ने खुद इनॉग्रेट किया था और इस पूरी इनिशिएटिव को माझी शाळा सुंदर शाळा के प्रोग्राम के अंदर रखा गया था और रोहित आर्या उस इनिशिएटिव को खुद लीड कर रहे थे। इस इनिशिएटिव के चलते रोहित का काफी बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता था और रोहित ने इस प्रोग्राम की सक्सेस के लिए अलेजिडली अपनी जेब से पैसे खर्च करने शुरू कर दिए। एस्टिमेट ये है कि रोहित ने खुद की जेब से ऑलमोस्ट 1 से 2 करोड़ लगाए थे इस प्रोग्राम की सक्सेस के लिए और उस टाइम की सरकार ने भी रोहित के बने हुए शॉर्ट फिल्म्स और लॉन्ग फिल्म्स का बहुत फायदा उठाया था अपने कैंपेनिंग के लिए। लेकिन इस बात का क्रेडिट ना कभी रोहित को मिला और ना ही इस बात की कभी पेमेंट रोहित को मिली। बस यही पे रोहित बुरा मान जाते। अब रोहित आर्या यहाँ पे सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए ये कहते हैं कि उनका पेमेंट, उनके पैसे और उनका क्रेडिट अब तक ड्यू है, जो उन्हें अब तक मिला नहीं है और इस बात की उन्होंने चिट्ठी भी लिखी गवर्नमेंट को। आगे चल के रोहित इस बात को लेकर प्रोटेस्ट भी करते। एक बार तो भाई साहब घुस गए थे दीपक केसरकर के पर्सनल घर के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए। अक्टूबर 2024 में रोहित ने इस बात को लेकर पुणे के पत्रकार भवन में जाके एक भूख हड़ताल भी करी थी। लेकिन ये भूख हड़ताल इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि एंड में रोहित को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, क्योंकि एक खाली पेट रोहित को दौड़ देने लग गया था। इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रोहित आर्या को 9,90,000 रुपए देते स्वच्छता मॉनिटर के फर्स्ट फेज इनिशिएट करने के लिए। 2023 और 2024 में स्वच्छता मॉनिटर के सेकंड फेज को चालू करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक 2 करोड़ का फंड अप्रूवल आया था। लेकिन यहाँ पे 2 करोड़ के अप्रूवल आने के बावजूद भी स्वच्छता मॉनिटर का सेकंड फेज कभी आगे बढ़ा नहीं, वो वैसा का वैसा वही पे रह गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी तब उन्होंने जब रोहित आर्या का एक्सपेंस रिपोर्ट पढ़ा, उनके हिसाब से इस रिपोर्ट में टेक्निकल एक्सपेंडिचर के नाम पे काफी अननेसेसरी एक्सपेंसेस रखे थे जो काफी अनएथिकल थे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल भी बनता है कि अगर 2 करोड़ का फंड अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से आया है, तब वो फंड रोहित आर्या को डायरेक्टली रिले क्यों नहीं किए गए? 2025 आने तक ये काम वैसा का वैसा वहीं पे रहेगा, इसके ऊपर कुछ काम हुआ नहीं। अब यहाँ पे दीपक केसरकर ने स्टेटमेंट में कहा था कि अगर आप सरकार से कोई फंड्स लेते हो तो उसका एक प्रॉपर पेपर वर्क होता है, एक प्रॉपर रिपोर्ट डालनी पड़े, तब जाके आपको फंड्स अलॉकेट होता है। बिना किसी रिपोर्ट और बिना किसी पेपर वर्क का आपको कोई फंड्स अलॉकेट होगा नहीं। अब रोहित यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि सरकार को वो बार बार बिना किसी पेपर वर्क का फंड्स रिलीज करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जो किसी भी बिजनेस में एक अनएथिकल प्रैक्टिस होती है। अब क्योंकि यहाँ पे रोहित आर्या को फंड्स नहीं मिलते, तब दीपक केसरकर उनकी हालत समझते हैं और उसकी मदद करने के लिए दीपक केसरकर अपनी खुद की जेब से पैसे डालना शुरू कर देते और रोहित आर्या ने इस बात को माना भी था। अब यहाँ पे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसरकर ने अपनी जेब से रोहित आर्या को कितने फंड्स दिए, अभी तक उसका एक्सपेंस रिपोर्ट आना बाकी है। अब इस हादसे को लेके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास रोहित आर्या केस को लेके एक रिपोर्ट भी मांगी, जिससे उन्हें ये मालूम पड़ेगा कि इस केस की सच्चाई एक्चुअल में क्या थी। अब यहाँ पे इस केस को लेके सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जानबूझ के रोहित आर्या की पेमेंट डिले करी थी, और अगर करी थी तो ऐसी क्या मजबूरी आई थी उनके ऊपर कि उनको पेमेंट डिले करी थी? कि क्या यहाँ पे सारा पेपर वर्क फॉलो हुआ था? क्या रोहित ने सारा डेकोरम मेंटेन किया था? कि क्या सही में रोहित आर्या के साथ नाइंसाफी हुई थी? कि क्या रोहित आर्या मेंटली अनस्टेबल था? क्या मजबूरी रही होगी रोहित आर्या की कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया?
ओके भाई लोग, आज के लिए इतना काफी है। ये थी कहानी पवई के हॉस्टेज क्राइसिस के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में अपने राय मुझे बता देना। मैं अपने एंड से पर्सनली कोशिश करूंगा सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए। टिल दैट टाइम प्लीज स्टे सब्सक्राइब। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा। मेक श्योर टू स्टे सब्सक्राइब ऑन द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।